नीरज जी, हमारे जो हम लोग बात कर रहे थे पाठ्यक्रम की जो पुस्तकें हैं, उसमें क्या ऐसा भी है कि इस्लाम को और ईसाई धर्म को बड़ा एक प्रोमिनेंटली उसको प्लेस किया गया है, और जो यहाँ के बहुसंख्यक हिंदू हैं, हिंदू धर्म को की बात ही नहीं है उसमें? हाँ, इसमें तो मैं एक जनरली क्या है, खुला चैलेंज देता हूँ कि जो 10 किताबें हैं, इनमें से मुझे एक ऐसी लाइन निकाल के दिखा दो जहाँ पर सनातन धर्म को पॉजिटिव लाइट में दिखाया जा रहा। एक सेंटेंस नहीं मिलेगा आपको। ऑन द अदर हैंड, कुरान और बाइबल दोनों घृणा से भरी हुई हैं। दोनों बोलती हैं कि महिलाएं पुरुषों से इन्फीरियर होती हैं, उन्हें सप्रेस किया जाना चाहिए, सप्रेस किया जाता है, इस तरह की आयतें उनमें भरी हुई हैं। लेकिन इन दोनों का केवल एक एक वर्स, एक एक आयत डाली गई है। 6ठी क्लास की जो किताब है उसमें जहाँ पर इस्लाम को इंट्रोड्यूस किया है, कुरान की केवल एक आयत डाली है। जहाँ बाइबल को इंट्रोड्यूस किया, बाइबल की केवल एक वर्स डाली है। और उनसे मैसेज ये जाता है कि ये तो बहुत इक्वलिटी की बात करते हैं, जबकि जहाँ पर सनातन धर्म की बात आ रही है, जैसे आपने वैदिक काल की बात की थी, वेदों के बारे में क्या बताया जा रहा है कि उस समय जो लोग थे पानी के लिए लड़ते थे और ज़मीन के लिए लड़ते थे और लोगों को पकड़ के गुलाम बनाने के लिए लड़ते थे। जबकि एक्चुअल में हमारे देश की जो परंपरा रही है, एक तो हमारे यहाँ तो पानी की कभी कमी रही ही नहीं, तो इसलिए पानी के स्रोतों के लिए लड़ना तो वैसे ही हास्यास्पद लगता है। ये सारा जो डेजर्ट के कल्चर्स हैं, वहाँ का जो जितनी कमी है वो इन्होंने वैदिक काल पे थोप दी है। गुलाम बनाने की प्रथा हमारे यहाँ कभी नहीं रही, जबकि बाइबल और कुरान दोनों गुलाम प्रथा को ग्लोरीफाई करती हैं, उसको कंडोन करती हैं। उन्हें ऐसा दिखाया जैसे मानो वो गुलामी की बात नहीं करते हैं। प्लस 8वीं क्लास की किताब में क्या दिखाने की कोशिश की गई है कि यहाँ पर जो सिस्टम था, वहाँ पर तो लोगों को सप्रेस किया जाता था, लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। लेकिन जैसी क्रिश्चियन मिशनरीज आए, उनके स्कूल खुले, तो वहाँ पर जो लोअर कास्ट थे उन्हें पढ़ने का मौका मिला और फिर वो उठ के उन्होंने रिवोल्ट करना शुरू किया। तो ये ठीक वैसा ही प्रोपेगेंडा है जैसा आज से 100 साल पहले रवांडा की बुक्स में डाला गया था, और जिसका परिणाम हुआ, रवांडा में जेनोसाइड हुआ था आज से 30 साल पहले। वही जेनोसाइड हमारे देश में करवाने की कोशिश है, क्योंकि सेम मैसेजिंग, सेम टेम्पलेट यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। क्या हुआ था रवांडा में, आप एक बार बताएंगे ज़रा हमारे दर्शकों के लिए? हाँ, रवांडा अफ्रीका का एक देश है, बहुत बड़ा नहीं है। वहाँ पर पहले बेल्जियम का रूल हुआ करता था, उसके बाद जर्मन्स का रूल आया। वहाँ पर जो कम्युनिटीज़ थी वो मवेशी चराने वाले लोग थे मैक्सिमम, और कितने मवेशी किसके पास हैं वो डिसाइड करता था कि उसकी समाज में कितनी प्रतिष्ठा होगी। तो वहाँ पर प्राइमरीली 2 तरह की प्रजातियाँ भी नहीं, कैटेगरीज थी वो। हुटू और टूटसी कहते थे उन्हें। जिनके पास 10 से ज़्यादा मवेशी हैं या 5 से ज़्यादा मवेशी हैं, वो ऊंची श्रेणी वाले माने जाते थे, उन्हें टूटसी कहते थे। जो कम मवेशी रखते थे उन्हें हुटू कहते थे। इनकी रेशो ऑलमोस्ट 20:80 की थी। तो जब ये कॉलोनाइज़र वहाँ पहुँचे, अब कॉलोनाइजेशन जब आपको करनी है तो थोड़े से लोग बहुत ज़्यादा लोगों को कंट्रोल करते हैं, जिसके लिए ब्यूरोक्रेसी चाहिए होती है, और ब्यूरोक्रेसी को हर एक चीज़ लिखित में चाहिए होती है, और लिखित में हर एक चीज़ कैटेगराइजेशन में चाहिए होती है। तो उन्होंने क्या किया, इन सब के आइडेंटिटी कार्ड्स इशू करने शुरू कर दिए कि ये हुटू है, ये टूटसी है, ये हुटू है, ये टूटसी है। तो वो जो फ्लूइडिटी थी कि आज का हुटू कल का टूटसी हो सकता है या वाइस वर्सा हो सकता है, अब वो नहीं होगा, क्योंकि उसके पास आई कार्ड आ गया, फिक्स हो गए। और विदिन 30 ईयर्स ऐसा हो गया कि कोई जब बाहर से आता था तो उसे लगता था कि हुटू और टूटसी कास्ट हैं। ये उन्होंने वहाँ पर क्रिएट कर दिया। और साथ में दूसरा इसमें क्या ऐड किया कि जो टूटसी हैं, जो 20% हैं, इनका रंग थोड़ा सा फेयर है। ये नॉर्थ की डायरेक्शन से इन्होंने रवांडा पे हमला किया, जो यहाँ के मूल निवासी थे। हाँ, ये आपको हंसी आई, आपको समझ में आ गया टेम्पलेट, स्क्रिप्ट तो सेम ही लग रही है। एग्जैक्टली वही है। तो उन्होंने यहाँ पे आए, यहाँ पर उन्होंने अपना सिस्टम क्रिएट किया, यहाँ की महिलाओं के साथ उन्होंने शादियाँ करनी शुरू की, और फिर यहाँ पे कब्जा करके 80% का शोषण करना शुरू कर दिया। एग्जैक्टली सेम टेम्पलेट यहाँ है। और 1994 में 8 अप्रैल को शायद वहाँ पर दंगे शुरू हुए थे
जो लगभग 3 महीने चले। उन 3 महीनों में 8 लाख लोगों की हत्या की गई थी, और वही टेम्पलेट आज हमारे देश में काम कर रही है। कष्ट होता है देखिए कि जो करेक्शंस हमें कर लेने चाहिए थे वो अभी तक कर नहीं पाए हम लोग। और अभी जो लालू यादव, राहुल गांधी जो नैरेटिव चला रहे हैं वो एग्जैक्टली वही वाला है। जो वो अवर्ण और सवर्ण के बीच में लड़ाई कराने की कोशिश कर रहे हैं वो एग्जैक्टली वही चीज़ है। बिल्कुल सही कहा। वही चीज़ यहाँ पे ला दी गई कास्टिसिज्म के रूप में है। यहाँ तो कास्ट का तो कहीं वर्णन ही नहीं, तो यहाँ तो वर्ण थे हमेशा, वर्ण, कुल, जाति। हाँ। अब देखिए माथुर कौन है? जो मथुरा का रहने वाला है वो माथुर बिल्कुल बिल्कुल। बख्शी कौन है? उसका एक टाइटल है। भंडारी कौन है? जो भंडारा संभालता था। तो ये कोई ऐसा थोड़ी था कि कास्ट वो कोई लीनिएज चली आ रही है। बहुत सही कहा आपने। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। हाँ, गुण कर्म स्वभाव से वो तो एकदम स्पष्ट है वो तो हम सोचिए कि किस तरीके से इन बातों को भूल के कि भगवान ने क्या कहा, कृष्ण ने क्या कहा, क्या हमारे मूल जो वैदिक संस्कृति है, जो हमारी इतनी प्राचीन सभ्यता है, उसमें क्या था, उसको भूल के किस तरीके से इनके झूठ को हमने स्वीकार कर लिया। अब देखिए जो कास्ट सेंसस हुआ जिसमें कास्ट और ये जातियों को परिभाषित किया अंग्रेज़ों ने, बेसिकली उनको तो डिवाइड एंड रूल करना था। इस चीज़ को खारिज कर देना चाहिए था स्वतंत्र होने के बाद। कोई जाति नहीं है, सब हिंदू हैं, है कि नहीं? वर्ण है, वर्ण इज डिवीजन ऑफ लेबर। कास्ट तो है ही नहीं, कास्ट तो है ही नहीं। ये देखिए ये नहीं हुआ। और अब कैसे देखिए ये लोग किस तरीके से प्ले कर रहे हैं। इनकी आपने बहुत सही बात बोली कि इनके इरादे कितने खतरनाक हैं। ये लोग उकसा रहे हैं एक सिविल वॉर के लिए। यहाँ के देश के लोगों को वो चाहते हैं कि एक सिविल अनरेस्ट हो, एक सिविल वॉर हो, एक गृह युद्ध हो यहाँ में, और लोग आपस में एक दूसरे को लड़ने, काटने और मारने के लिए उतारू हो जाए।